हर उस स्टूडेंट तक सप्लाई करना, वो पहुंचाना जो आखिरी बेंच पे भी बैठा है और सामने की बेंच पे भी बैठा है, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं? आखिरी बेंच तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक टीचर की आत्मा होनी चाहिए। कोई ट्रेनिंग इसमें मदद नहीं कर सकती, कोई एजुकेशन इसमें मदद नहीं कर सकती। ये मातृभूमि मेरी है, इसमें बैठने वाले, इस पे पढ़ने वाले बच्चे हमारे हैं। प्राइमरी टीचर से शुरुआत करते हुए पीजीटी तक पहुंचना, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने काम किया है तो भरोसा अपने आप आ जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के भी टीचर हैं तो कई बार उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। तो हमें कश्मीर से कन्याकुमारी और काला पानी से लेकर के कच्छ के कछार तक कहीं पर भी काम करना है और उसके लिए हमें तैयार रहना है। ट्रांसफर इज ए पार्ट ऑफ जॉब। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ट्रांसफर से डरना नहीं है। जो हमारी 2 एसोसिएशन रही हैं, ये काम उन एसोसिएशंस का था। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं बहुत खास मेहमान, यानी कि मैं जिनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाना चाहती हूँ। पहले मैं उनके बारे में आपको ये जानकारी दे दूँ कि आप जितेंद्र शर्मा हैं और नेशनल प्रेसिडेंट है KVTWA के, यानी कि केंद्रीय विद्यालय टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन। और जब हम इस एसोसिएशन की बात करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि एसोसिएशन को लेकर के अक्सर लोग ये सोचते हैं पता नहीं कितना काम होता भी होगा या नहीं होता होगा, या सिर्फ आराम फरमाने के लिए तो नहीं है। तो ऐसे में अब उनसे हम समझेंगे और जानेंगे कि वो केवी के टीचर्स के लिए किस तरीके का काम इस एसोसिएशन के माध्यम से कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को वो कैसे उठा रहे, उनके हितों की लड़ाई वो कैसे लड़ रहे हैं। जितेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, मैं आपसे आपका परिचय पहले जानना चाहूंगी और कैसे आप टीचर्स के लिए काम करें इस बारे में। शुक्रिया। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हूँ। इस वक्त मैं पीजीटी फिजिक्स हूँ। मैंने 2011 में जब संगठन को ज्वाइन किया तो मैं एज ए प्राइमरी टीचर था। बाद में मैंने प्रमोशन लिया, टीजीटी मैथमेटिक्स के पद पर चयनित हुआ और अब मैं पीजीटी फिजिक्स के रूप में काम कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय रोहतक में। और शुरुआत से ही मेरा रुझान जो है समाज सुधार के कामों पर रहा है। टीचिंग के फील्ड में आने से पहले भी मैंने अपने गांव में एक संस्था बनाई थी, स्वयं ज्योति फाउंडेशन, और मैं गांव की गलियों की सफाई करने के काम में सारे युवाओं को लगाता था। और मैं कहता था कि भाई हम जो अपना काम यहाँ वहाँ बातें करके वेस्ट कर रहे हैं, लड़के आपस में बहुत सारी लड़कों वाली बातें करते हैं, तो हम कहते थे थोड़ा काम चाहे हफ्ते में 1 घंटा दें, 2 घंटे दें, वो अपने गाँव को भी दें। तो स्वयं ज्योति फाउंडेशन से हमें ये प्रेरणा मिली और हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन KVTWA ये क्या है, कैसे काम करता है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। KVTWA केंद्रीय विद्यालय टीचर वेलफेयर एसोसिएशन है और हमारी जो एसोसिएशन है वो एक स्टाफ एसोसिएशन है। हम स्टाफ एसोसिएशन के रूल से काम करते हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जितना भी स्टाफ आ रहा है उसमें हमने एक नई एसोसिएशन बनाई है। नई एसोसिएशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसोसिएशन बेसिकली होती क्या है। कोई भी एम्प्लॉई अगर काम कर रहा होता है, सरकार के अंडर काम कर रहा होता है, तो एम्प्लॉई को काम करने के दौरान जो रूल फॉलो करने होते हैं वो DOPT बनाता है। लेकिन उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के बावजूद भी एम्प्लॉई को कोई समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि रूल बनाने वालों ने रूल बना दिया लेकिन एम्प्लॉई हमारा नागालैंड में बैठा है, कोहिमा में बैठा है, जम्मू कश्मीर में बैठा है, तो उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं ये हर एम्प्लॉई जाकर के सरकार को नहीं बता सकता। तो क्योंकि सरकार बहुत बड़ा एक अमला है, बहुत बड़ा एक तंत्र है जिसमें वो काम कर रहा होता है, तो वो हर एम्प्लॉइज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए एक स्टाफ एसोसिएशन नाम से उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ। ये भारत सरकार के नियम के अनुसार है और हम उसके अनुसार ही अपनी एसोसिएशन को हमने फॉर्म किया है। तो जो समस्याएं हैं स्टाफ की, जो फैसिलिटी हमें मिली हुई वेरी गुड, फैसिलिटीज़ के बाद भी अगर कोई चीज़ दिक्कत में है तो वो हम सरकार के सामने लेकर के आते हैं। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नाम का एक हमारा मंच है और उस पर हम सरकार से बातें साझा करती हैं और फिर सरकार उस पर सुधारवादी प्रक्रिया अपनाती है, काम करती है। क्योंकि आपने टीचर्स की बात की तो ये सवाल तो मेरे भी जहन में आता है कि जो टीचर हमें शिक्षा देते हैं, क्योंकि आप मेरे गुरु रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता ये मैं ज़रूर बता दूं कि जितेंद्र शर्मा सर से मैं खुद भी पढ़ी हूँ और मेरी छोटी बहन है, उसने भी इनसे एजुकेशन ली है। तो सर, टीचर्स की लाइफ कितनी टफ होती है, उनके लिए मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना या फिर उनके सामने जो निजी जीवन में भी कई सारी चुनौतियां आती हैं उनसे पार पा करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हुए और उसके बाद वो क्वालिटी एजुकेशन हर उस स्टूडेंट तक सप्लाई करना, वो पहुँचाना जो आखिरी बेंच पर भी बैठा है और सामने की बेंच पर भी बैठा है, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं? इस सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगा। पहला हिस्सा तो अभी मैं जवाब दे रहा हूँ और दूसरा हिस्सा मैं इस इंटरव्यू के एंड में बताऊंगा और आप मुझे याद दिलाना कि चुनौतियों से कैसे आपने पार पाई, क्योंकि ये मेरा हक था, मैं बताता कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। अब बात आती है कि हम आखिरी बेंच तक कैसे पहुँचते हैं। आखिरी बेंच तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक टीचर की आत्मा होनी चाहिए। कोई ट्रेनिंग इसमें मदद नहीं कर सकती, कोई एजुकेशन इसमें मदद नहीं कर सकती। जब आपके अंदर ये जज्बा होगा कि समाज को मुझे सुधारना है, ये मातृभूमि मेरी है,
इसमें बैठने वाले, इस पे पढ़ने वाले बच्चे हमारे हैं। और अगर ये बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जब ये भावना आपके अंदर होगी तो आप उस अंतिम बच्चे तक पहुंच सकते हैं। और प्रयास हमारा यही रहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रेनिंग भी हमें दी जाती है टीचर्स को। उस ट्रेनिंग के बाद हमें ये भी पता चलता है कि हम कहाँ कमी महसूस कर रहे थे, और ट्रेनिंग के बाद हम सीखते भी हैं डेफिनेटली। और आखिरी बच्चे तक पहुंचने का सिर्फ एक माध्यम ये नहीं है कि हमारी आत्मा साफ होनी चाहिए। आखिरी बच्चे तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो श्री जगदीश चंद्र परूथी हमारे प्रिंसिपल होते थे पीटी स्कूल रोहतक में। तो वो एक बात हमें बताते थे, जितनी फीस मैंने आपसे ली है, अगर उतना मैं आपको पढ़ा ना पाया तो मेरी आत्मा मुझे सोने नहीं देगी। मैं प्रयास करता हूं कि मैं मेरा काम पूरा करूं, तो उस पूरा करने के प्रयास में मैं उस अंतिम बच्चे तक भी पहुंचता हूं और पहले बच्चे तक भी पहुंचता हूं जो हमारे सामने बैठा हुआ है आज। तो सर, क्योंकि हमने चैलेंजेस की बात की और मैंने ये सुना कि आप क्योंकि टीचर्स के हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके की समस्याओं को आप सुनते हुए और उसके बाद उसका निस्तारण कैसे किया जाए, कहाँ पर ये बात उठानी है, ये KVTWA के तहत में कैसे काम आप कर रहे हैं? गहरी बात आपने पूछी है, इसका बड़ा लंबा सा जवाब है, मैं संक्षिप्त करके देना चाहूँगा। समस्याएं बहुत सारी हैं। अगर आपको हम आज एक रोटी दे दें तो आपकी समस्या होगी बटर की। अगर हम आपको रोटी और बटर दोनों चीज़ दे दें तो आपकी समस्या होगी बटर मिल्क की। अगर हमको बटर मिल्क भी दे देंगे तो आपकी समस्या होगी सर मुझे तो दही पसंद है। तो समस्याएं बहुत सारी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर साइकोलॉजी, योर सिचुएशन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली केवी टीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के नागालैंड के जंगलों तक हम लोग काम कर रहे हैं। जब कोई सैनिक एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाता है तो उसके पास रसोइये होते हैं, उनका पूरा साजो सामान होता है, उनके पूरा यूनिट होती है, उनके पास हथियार होते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी और कम से कम खाना बनाने के लिए। लेकिन केवी टीचर को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसके पास ज़्यादातर सुविधाएं इसमें से एब्सेंट होती हैं, लेकिन वो सैनिकों का ही जीवन जीता है और उनके सैनिकों के बच्चों को ही पढ़ाने का काम करता है। तो हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय टीचर को सामान्य स्टेट के टीचर्स के बराबर न समझें, ये उनसे अधिक हैं, हम उनसे अधिक काम कर रहे हैं। हमारा जो मोटो है वो नेशनल इंटीग्रिटी का मोटो है। हमसे जो बच्चा पढ़ेगा वो राष्ट्रीयता की भावना लेकर के पढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट का बच्चा नहीं करेगा, लेकिन हमारा मोटो हम कह रहे हैं वो हमें ऐसा लगता है कि स्टेट के मुकाबले हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हम नेशनल इंटरेस्ट पर बात करते हैं, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करते हैं, हम किसी रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं तो पूरी एक इंटीग्रिटी की बात करते हैं। तो टीचर्स के सामने समस्याएं सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है, लैंग्वेज की भी हैं। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताऊं कि मेरी पहली पोस्टिंग एज ए प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कलपक्कम में हुई थी, और जब मैं उस विद्यालय में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने लगा तो मुझे क्लास 1 का क्लास टीचर बनाया गया। उस वक्त बाल वाटिका नहीं होती थी। तो जो बच्चे थे तो तमिलनाडु के बच्चे थे, उनमें कुछ बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं, उनको हिंदी या अंग्रेज़ी आ रही होती है, लेकिन कुछ सीटें हम रिजर्व करते हैं या सीटें जो खाली रह जाती हैं वो हम कैटेगरी 5 को ऑफर करते हैं। तो उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे भी शामिल होते हैं जो उस लोकल एरिया से के जुड़े हुए बच्चे होते हैं। तो उनको तमिल भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी और जितेंद्र शर्मा को तमिल ही नहीं आती थी, बाकी सब आता था। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया था कि बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं समझ पा रहे हैं और मैं तमिल नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बावजूद भी हमने उस गैप को पूरा किया। आज मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। वहाँ पर एक प्रसन्ना नाम का बच्चा था, उस बच्चे की हार्ट बीट बढ़ने लगी। क्लास 1 का बच्चा, उसकी हार्ट बीट बढ़ते 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 130, 140, इट वॉज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो वो थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा था, वो ना बता पा रहा, वो हार्ट बोले तो मुझे समझ में नहीं आए, और क्योंकि वो तमिल में बात कर रहा था। समहाउ आई मैनेज टू कैच दिस प्रॉब्लम, और मैं उसको तुरंत क्लास से लेकर के बिना प्रिंसिपल की परमिशन के जस्ट बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया कि उनको इन्फॉर्म करो, और बराबर में ही जो है आईजी कार इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का जो है वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, वहाँ ले गया, और डॉक्टर ने मेरे को कहा सर यू हैव डन ए कमेंडेबल जॉब। आपने कैसे पहचाना? बच्चे ने बता दिया क्या आपको? मैंने कहा ना बच्चा बता पाया ना मैं पहचान पाया, मुझे इसके चेहरे से ये लगा कि पहले ये ईजी था और अब अनईजी है। तो आपकी जो बात कह रहे हो कि समस्याएं कितनी हैं, लैंग्वेज की भी समस्या है, हम चेहरे भी पढ़ के बता देते हैं कि बच्चा दिक्कत में है। तो इतना अनुभव हमें भगवान ने दिया है, और शायद इसी आशीर्वाद की वजह से आज हम पढ़ा पा रहे हैं और हमारे पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। सर, टीचर्स का भरोसा पाने के लिए, क्योंकि जब मैं आपकी बात करूं तो प्राइमरी टीचर से शुरुआत करते हुए पीजीटी तक पहुंचना, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपके सामने भी, और ऐसे में उन टीचर्स का भी भरोसा जीत पाना जो अब आपसे इस एसोसिएशन के थ्रू जुड़ते चले जा रहे हैं।
तो आप उन्हें ये कैसे कन्वे करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है और भरोसा जीतने के लिए इंसान को कुछ और नहीं, काम करना पड़ता है। अगर आपने काम किया है तो भरोसा अपने आप आ जाता है। हम 2013 से मैं नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ और टीचर्स के लिए काम कर रहा हूँ। उसको पॉलिटिक्स नहीं कहना चाहिए वैसे, क्योंकि ये स्टाफ एसोसिएशन है, या राजनीति नहीं होती है। अफसर कई बार इसको समझ लेते हैं कि ये राजनीति, और हम भी बोल देते हैं, लेकिन ये स्टाफ की होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया सरकारी मंच है, जो सरकार के नियमों से चलता है। तो हम टीचर्स की समस्याओं को एक मंच पर उठाते हैं। अब समस्याएं, मैंने आपको बताया, बड़ा लंबा प्रश्न था आपका। समस्याएं अनेक हैं, अनेक समस्याएं हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पहले 1986 में एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने ये पाया, हमें टीचिंग के फील्ड में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर बढ़िया टीचर से पढ़ेगा तो हम एक बेस्ट बच्चे का निर्माण कर पाएंगे। वो बच्चा बेस्ट समाज का निर्माण करेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, और समाज फिर राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो उस वेतन आयोग ने ये समझाया, ये बताया, 1986 के जो आयोग बना था उन्होंने बताया कि हम टीचर्स को 2 इंक्रीमेंट जो उनकी सर्विस के दौरान बने रहते हुए दे देते हैं। ये 2 इंक्रीमेंट क्या थे? ये इंक्रीमेंट इस प्रकार से थे कि कोई अगर लेडी टीचर है, जेंट्स टीचर भी है, वो अपना प्रमोशन नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्राइमरी टीचर हो, प्राइमरी टीचर ही रहता है, तो उसको ये महसूस ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं प्रमोशन लेकर के पीजीटी फिजिक्स बन गया, लेकिन मेरे ही साथ काम करने वाली महिलाएं जिनके पति इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में बड़े लेवल पर काम कर रहे हो, खुद भी पीएचडी हैं, वो प्राइमरी टीचर ही रही, क्योंकि उन्होंने अपने पति को छोड़ना, परिवार को छोड़ना सही नहीं समझा, तो उन्होंने प्रमोशन को छोड़ दिया। तो उनके मन डिसहार्टन ना हो, उनको ये महसूस ना हो कि आप तो पीछे रह गए, तो सरकार ने उनके लिए प्रावधान किया था कि आपको 2 इंक्रीमेंट बैठे बैठाए मिलेंगे। इस व्यवस्था को कहा गया था एसीपी, और ये व्यवस्था पूरे भारत में केवल टीचर के लिए सबसे पहले लागू की गई थी कि टीचर अगर मन से पढ़ाएगा तो बच्चा अच्छा बनेगा, बच्चा अच्छा बनेगा तो समाज अच्छा होगा। लेकिन बड़ा इसका हमें गलत रिजल्ट देखने को मिला। जब 5वें वेतन आयोग में था तो कुछ सुविधाएं टीचर को मिल रही थी, लेकिन जब 6ठा वेतन आयोग आया, जिसकी मंशा बहुत अच्छी थी, वेतन आयोग की मंशा पे हमें कोई प्रश्न नहीं है हमारा, लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को लागू किया तो जो ये 2 प्रमोशनल स्केल थे, इनका बेनिफिट मिलना हमें 0 हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई टीचर प्राइमरी टीचर ही है, 12 साल बाद उसको 1 स्केल मिल जाएगा, यानी कि उसको टीजीटी का स्केल मिल जाएगा, यानी कि 1 प्रमोशन उसको दे दिया जाएगा। फिर और 12 साल बाद, यानी कि 24 साल बाद उसको 1 और स्केल दे दिया जाएगा, यानी कि पीजीटी का स्केल दे दिया जाएगा। यानी कि कोई टीचर अगर प्राइमरी टीचर से भर्ती होता है तो उसको 12 साल में टीजीटी और 24वें साल में पीजीटी का स्केल मिलेगा। ये था हमारा एसीपी। अब सरकार ने जब पाया कि ये तो काम नहीं कर रहा है, तो सरकार ने इसको एमएससीपी में बदल दिया, और एमएससीपी का मतलब है मॉडिफाइड कैरियर एश्योरेंस स्कीम। और उसका मतलब क्या हुआ कि भाई 12 और 24 साल में क्या नुकसान हो रहा था? 24 साल बहुत बड़ा समय होता है। 24 साल तक आते आते टीचर ऑलरेडी बहुत सारे जो प्रमोशनल स्केल उनको क्रॉस कर चुका होता है, तो उसको 24वें साल में पहुंचते हुए कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता। तो उस मॉनेटरी बेनिफिट को बनाए रखने के लिए सरकार ने कहा कि अब हम आपको 2 की बजाय 3 इंक्रीमेंट देंगे। सरकार की मंशा बहुत बढ़िया थी। उन्होंने कहा पहला इंक्रीमेंट हम 10वें साल में देंगे, दूसरा इंक्रीमेंट हम 20वें साल में देंगे, और तीसरा 30वें साल में देंगे। इसको एमएससीपी कहा गया। लेकिन हमारी स्टाफ एसोसिएशन जो ऑलरेडी काम कर रही थी, वो इस छोटी सी बात को भी समझने में नाकाम रही, और उन्होंने सरकार को लिखित में ये दे दिया कि हमें एमएससीपी नहीं चाहिए। और उसकी वजह से आप सोचिए कि 1 इंक्रीमेंट अगर किसी टीचर का कम हो जाता है तो आप हिसाब नहीं लगा सकते कितना नुकसान उसको उसकी सर्विस के दौरान होता है। हमारे एक साथी हैं मिस्टर दैया, वो हमारे दिल्ली रीजन के प्रेसिडेंट हैं। उनके पिताजी जो है वो एक डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, उनके 2 इंक्रीमेंट गड़बड़ हो गए थे। तो 2 इंक्रीमेंट गड़बड़ हो गए तो उन्होंने उसको चिट्ठी वगैरह लिख करके अपने डिपार्टमेंट से ठीक करवाया। रिटायरमेंट के बाद ठीक हुए वो। आप सोचिए कि उनको ठीक होने के बाद 10 लाख रुपए मिले। अगर किसी टीचर के 3 इंक्रीमेंट खा लिए जाएँ या उसके इंक्रीमेंट उसको न दिए जाएँ तो उसका कितना नुकसान होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार जब फ़ायदा देना चाहती है तो टीचर एसोसिएशन क्यों आगे आकर के वो फ़ायदा नहीं लेना चाहती है। तब हमें ये लगा कि हमें नई एसोसिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो बुजुर्गा सोच अगर हम उन्हीं के साथ जुड़े तो हमारी भी सोच वैसी ही हो जाएगी। हमारी सोच उनसे अलग थी, हमारी सोच क्रांतिकारी थी, हम परिवर्तन चाहते थे। तो हमने उनसे एक अलग एसोसिएशन बनाई और फिर KVTWA का निर्माण हुआ। और इसमें सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हम। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे CGHS की सुविधा है, केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले हर कर्मचारी को CGHS की सुविधा मिलती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, लेकिन 1954 में जब भारत सरकार ने CGHS को लागू किया और 1963 में केंद्रीय विद्यालय संगठन जब बना,
उसके बाद 2025 तक आते आते भी पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन में CGHS लागू नहीं हो पाया था। उसका कारण है 1972 में एक एसोसिएशन बनी थी जो सबसे पुरानी एसोसिएशन है हमारी, और 2005 में एक और नई एसोसिएशन बनी। दोनों एसोसिएशन ने 50 साल एक ने और 20 साल एक ने काम किया है। मोटा मोटा 20 साल को आप एक जनरेशन मान सकते हैं और 50 साल को आप 2.5 जनरेशन में काउंट कर सकते हैं। 2.5 जनरेशन के बाद भी वो लोग इसको लागू करवाने में असफल रहे क्योंकि उनकी मानसिकता वो थी ही नहीं। जो MSEP को नहीं समझ पाए वो CGHS को भी नहीं समझ पाए, और उसको ठीक करने के लिए जितेंद्र शर्मा और KVTWA की टीम ने अथक प्रयास किया, सेल्फलेस काम किया। अपनी जेब से पैसा खर्च करके हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये मांग रखी कि कुछ विद्यालयों के अंदर, कुछ रीजन्स के अंदर CGHS लागू था, जैसे कि CGHS को अफसरों के लिए लागू कर दिया गया था। हमारे जो अफसर रीजनल ऑफिस में बैठते हैं, हमारे जो ऑफिसर हेडक्वार्टर में बैठते हैं, उनके ऊपर लागू था। तो हमने कोर्ट में ये बात रखी, सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, कम से कम हेल्थ के मामले में हमें ये सुविधा दी जाए। कोर्ट ने इस बात को माना और लागू हुई, और 2025 में हमने इसे लागू करवाया है। तो आप जो विश्वास की बात कह रहे थे कि कैसे टीचर्स को आप विश्वास दिलाओगे, जब हमने 1954 के बाद जो काम हो नहीं पाया था, अगर आप इसको मोटा मोटी कहें आज़ादी के बाद जो उनका हक उन्हें मिल नहीं पाया था, वो हक दिलवाने वाले भी KVTWA की टीम है। तो हम इसीलिए उनमें वो विश्वास पैदा कर पा रहे हैं, और पूरे भारत में सारे केंद्रीय विद्यालयों के अंदर हम जिन लोगों को नहीं भी जानते वो लोग भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। आपको जानकर हंसी आएगी, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। व्हाट्सएप पर हमारे सारे टीचर्स के ग्रुप बने हुए हैं, और जब मुझे KVTWA की नेशनल बॉडी ने नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी, और श्री SK शर्मा जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं, तो मेरा और उनका एक पम्फलेट किसी ने बना करके और हमारी एसोसिएशन की मेन बातें उस पम्फलेट पर डाल दी। मैं आपको बता दूं कि हम सब्जेक्ट में तो माहिर हैं, लेकिन कंप्यूटर के मामले में हम इतने टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है कि हम पम्फलेट वगैरह बना सकें। तो मैं बहुत खुश हुआ कि पम्फलेट तो बहुत अच्छा बनाया, किसने बनाया। मैं ढूंढता रहा, मुझे कोई नहीं मिला। जब मैं अलग अलग स्कूलों में भाषण देने के लिए जाता था, मैं जब एक स्कूल में गया तो वहाँ एक प्रिंसिपल ने बोला कि फलां व्यक्ति आपके स्कूल का जो है, हमारे स्कूल का, वो आपके लिए काम कर रहा है। मैंने कहा सर बुलाइए, हम मिलेंगे उनसे। मैं मिला उनसे, चाय वाय भी पी। बाद में उस लड़के ने मुझे, लड़का मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत यंग था, बाद में उसने मुझे बताया कि सर आपके जो भी पम्फलेट वगैरह बट रहे हैं व्हाट्सएप पर भी, वो मैं बना रहा हूँ। मैं उस वक्त ये जान गया, क्योंकि मेरी वाइफ कई बार कंप्लेन करती है कि बच्चों की तरफ भी देख लो। मैंने कहा अगर हर व्यक्ति बच्चों की तरफ देखेगा तो समाज के बच्चों की तरफ कौन देखेगा, ये भी हमारे बच्चे हैं। जब उस लड़के ने मेरे को ये कहा कि पम्फलेट मैं बना रहा हूँ सर आपके, तब मुझे एहसास हुआ कि हम सही रास्ते पर हैं और हम बदलाव का काम कर रहे हैं। हम लोगों का विश्वास ही नहीं जीत रहे हैं, हमने उनके दिल भी जीत लिए हैं। सिर्फ अब एक कदम हम दूर हैं, अगस्त के महीने में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हम लोगों ने, जब हमारी एक प्रक्रिया होती है, जब कोई एसोसिएशन बनती है तो सबसे पहले उसके साथ लोग जुड़ते हैं, वो कुछ काम करती है। लेकिन हमारा संस्थान जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसे मान्यता केवल तब प्राप्त करता है जब वो अपनी मेंबरशिप साबित कर ले। और मेंबरशिप का मतलब होता है कि हर टीचर अपनी विलिंगनेस देगा, अपने सैलरी से हमारे लिए एक मेंबरशिप फ़ीस कटवाएगा। वो फ़ीस वो लोग ज़्यादातर कटवा चुके हैं, जिन्होंने नहीं कटवाई है मैं यहाँ के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ एक्टिव होइए और अपनी फ़ीस हमारे लिए कटवाइए। हम एक मौका मांग रहे हैं, जो काम AIKVTA नहीं कर सकी, जो KVPSS नहीं कर सकी, हम उनके पेंडिंग कामों को उठा रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। CGHS उसका एक उदाहरण है। आप हमें सिर्फ एक मौका दीजिए, बाकी एसोसिएशंस को आपने 50 साल दिए, किसी को 20 साल दिए, हम कह रहे हैं हमें सिर्फ 12 महीने दीजिए। अगर आपने हमें रिकॉग्नाइज़ करवा दिया, 12 महीने के अंदर अगर हम अपने कहे हुए काम नहीं किए, मैं आज इस कैमरे के माध्यम से, मेरी बेटी सामने बैठी हुई है, मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट है, इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से तुरंत रिज़ाइन कर दूंगा और किसी अन्य के लिए पद खाली कर दूंगा। मुझे पद की लालसा नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर टीचर खुश है, टीचर अगर हैप्पी है, ही कैन क्रिएट ए हैप्पी चाइल्ड, एंड ए हैप्पी चाइल्ड कैन लर्न मोर। If he learn more, he can create a good environment in the विद्यालय, good society and good nation. तो फिलहाल केंद्रीय विद्यालय वेलफेयर एसोसिएशन के हमने फाउंडर से और नेशनल प्रेसिडेंट से हमने जाना ये बात कि किस तरीके से टीचर्स के मन की बात को सुनने के लिए भी कोई एसोसिएशन काम कर रहा है, उनकी परेशानियों को सुन करके, समझ करके उसका समाधान ढूंढने के लिए एक एसोसिएशन काम कर रहा है। और कोई भी टीचर अगर पूरे इंडिया में किसी भी कोने पर काम क्यों ना कर रहा हो, वो भी टीचर इनसे सीधे सीधे संपर्क साध सकते हैं और फिर वो अपनी समस्या इनके सामने रख सकते हैं और फिर उनकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। सर वैसे एक और सवाल केवी टीचर्स को लेकर के अक्सर ये मन में ज़रूर आता है कि जब
ऑल इंडिया ट्रांसफ़र की व्यवस्था होती है इसमें, तो फिर हमने कई बार ये भी देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के भी टीचर हैं तो कई बार उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। ऐसे में उनके लिए भी क्या आप लोग काम कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू इस सवाल के लिए, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा गहरा सवाल है। हमारे यहाँ देखो नेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी है और हम ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी के अंदर आते हैं, तो हमें कश्मीर से कन्याकुमारी और काला पानी से लेकर के कच्छ के कछार तक कहीं पर भी काम करना है और उसके लिए हमें तैयार रहना है। ट्रांसफ़र इज़ ए पार्ट ऑफ जॉब, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ट्रांसफ़र से डरना नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं तो स्पाउस केस अगर बन रहा है, तो आज तक जो हमारी 2 एसोसिएशन रही हैं, ये काम उन एसोसिएशंस का था कि वो एक ऐसी एम्प्लॉय फ्रेंडली ट्रांसफ़र पॉलिसी बनवाएं कि उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये प्रोविजंस किए जाएं कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के भी टीचर हैं तो कम से कम उन्हें दिल्ली ना दो, मुंबई ना दो, महानगरों में मत दो, बड़े शहरों में मत दो, तो उनको कहीं दूर के क्षेत्र में किसी दूर के स्कूल में इकट्ठी पोस्टिंग दे दो ताकि हस्बैंड और वाइफ खुश रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हमारा ये भी प्रयास है KVTWA के बैनर के अंदर कि हम अधिकारियों से बात करके एज पर DOPT गाइडलाइंस इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को और बेहतर कर सके। और मुझे यकीन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, श्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में हमारा डिपार्टमेंट जो ग्रोथ कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने आज से पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा था जिसने हर विद्यालय के लिए 1 करोड़ रुपए पर ईयर सैंक्शन कर दिया और उन स्कूलों को PM श्री स्कूल बना दिया? हमारे पास ग्रांट पहले भी आती थी, पैसे की कमी नहीं थी, हमारी सारी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसका प्रावधान था, लेकिन इन्होंने ओवर एंड अबव उसके ऊपर प्रावधान किया कि 1 करोड़ रुपए स्कूल को फिर भी मिलेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ फिक्स की और इन्होंने कहा कि आपको साल में एक बार इन बच्चों को टूर पर भी लेकर के जाना और कोई पैसा इनसे नहीं लेना है। तो इस तरीके के प्रावधान हमारी सरकार ने हमारे लिए किए हुए हैं और हम समझते हैं कि इन प्रावधानों का असर टीचर कम्युनिटी पर भी पड़ेगा और हम उन लोगों के साथ बात करके, हमारे अधिकारियों के साथ बात करके एज पर DOPT रूल्स एम्प्लॉय फ्रेंडली ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने में सक्सेसफुल होंगे। और मैं इस इंटरव्यू को यहाँ ख़त्म नहीं होने दूंगा। मेरे से शुरुआत में सवाल किया था मेरी बिटिया ने कि आप किस तरीके की चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे आप कैसे निपटेंगे। मैं आज आपको 2500 साल पुरानी एक घटना बताना चाहता हूँ। आज से 2300-2400 साल पहले धनानंद नाम के एक राजा ने एक शिक्षक का अपमान किया था। उस शिक्षक का नाम था चाणक्य। मैं आज आपको एक बात बता दूं बिटिया, जब तक चाणक्य के पास चंद्रगुप्त है, चाणक्य को किसी धनानंद से डरने की आवश्यकता नहीं है। चुनौतियों की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, चुनौतियां तो छोटी चीज़ है हमारे सामने। शिक्षक वो ताकत है जिसकी गोदी में निर्माण और प्रलय खेलते हैं। हम राष्ट्र का निर्माण करने के लिए निकले हैं। चुनौतियां हमारे सामने छोटी हैं। जब हम आप जैसे हमारे विद्यार्थियों को देखते हैं जो हमसे पढ़ करके इतनी बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, तो सीना गर्व से, बल्कि मैं हरियाणवी में कहना चाहूँगा घमंड से भर जाता है कि हाँ, हमारे छात्रों में दम है। और इस कैमरे के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के सारे शरारती और काबिल विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए और आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। हाशीमारा जैसी डिस्टेंस लोकेशन पर, बिल्कुल जंगल, जहाँ पर बिजली चली जाए तो 5 दिन बिजली ना आए, ऐसी जगह पर पढ़ करके सुरभि तिवारी अगर इस तरीके से नेशनल मीडिया में काम कर रही हैं और इतने बढ़िया लेवल पर काम कर रही हैं, तो सोचिए जो लोग और पढ़ेंगे। आज तो संसाधन बहुत हो गए हैं। जब सुरभि हमारे पास स्टूडेंट थी तो 1 GB का डाटा जो 300 रुपये में आता था और वो भी बहुत धीरे धीरे चलता था, जो है उसकी 2 MB की स्पीड होती थी। तो आज हमारे पास 5G उपलब्ध है, सरकार ने सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं, लैपटॉप टैबलेट्स बांट रही हैं। तो आपके पास सुविधाएं हैं, पढ़िए। ये भारत, ये देश आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके टैलेंट का इंतज़ार कर रहा है। मातृभूमि आपको पुकार रही है, आपके टैलेंट का इस्तेमाल इस देश के लिए होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।